इस वाले लेक्चर में अपन नाइट्रोजन फैमिली के प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। और खासकर मेरा इंटेंशन है इस लेक्चर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बताना, और बाकी जो लोग बच्चे हैं उसको हम फर्दर लेक्चर्स में देख रहे होंगे। नाउ सबसे पहला चीज जो मैं तुम्हें यहाँ पे रिकमेंड करूंगा एटॉमिक नंबर को लेके, कि तुम्हें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें एटलीस्ट टॉप 30 जो लोग हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर में, अगर मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो टॉप 30 लोग जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू मे बी जिंक, यहां तक के लोगों का तुम याद रखो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी के लिए तुम्हें एटलीस्ट फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ लोगों का नाम मे बी 20 तक तुम याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इतना तक हमें याद रहना चाहिए। याद रहने से चीजें आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। ग्रुप निकालना, पीरियड निकालना, ब्लॉक निकालना, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कैसे निकाला जाता है। गिवन एन एटॉमिक नंबर, गिवन एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और हमें उसका करस्पॉन्डिंग ग्रुप निकालना होता है। हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। हमें ब्लॉक निकालना होता है, हमें पीरियड निकालना होता है, हमने कई सारे एग्जाम्पल भी करे थे ना। यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, देखो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का केवल तुम्हें याद रखना है, और ये बाकी लोगों का एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो यार, इसको निकालने के लिए तुम अगर देखो तो अगर पहला पीरियड देखो जिसमें केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम है, तो मैं बोलूंगा कि पहले पीरियड के अंदर में केवल 2 एलिमेंट है, राइट। दूसरे पीरियड को अगर देखो तो इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, तीसरे में भी 8 एलिमेंट्स है, चौथे में 18, पांचवे में 18, सिक्स्थ में 32 है ना। तो तुम यहां पे देख सकते हो कि ऐसे याद रख सकते हो तुम 2, 8, 8, 18, 18, 32 ना। ये याद रखने से क्या फायदा? ये याद रखने का फायदा मैं तुम्हें बताता हूं। लेट अस सपोज कि अगर तुम्हें ये पता है कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है, तो इसके 8 बाद, मतलब इसके बाद कितने लोग और आए हैं, यहां देखो, यहां से काउंट होगा, मतलब 10 के बाद हम बोलेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 पे कौन होगा? इसका नेक्स्ट एलिमेंट ऑर्गन होगा, राइट। तो हमने बेसिक रूप से किया क्या है, हमने बोला है कि अगर तुम्हें ये वाला नंबर मालूम है तो उसमें इस वाले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है उसको ऐड कर दो, राइट। तो अगर तुम्हें 10 मालूम है कि नियॉन 10 पे है तो इसको ऐड कर दो, तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? ऑर्गन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हें 9 मालूम है, राइट, तो 9 के बाद अगर तुम देखोगे कितने एलिमेंट आया है तो वो भी 8 ही होगा। क्यों होगा 8? बिकॉज हम इस वाले को कंसिडर नहीं कर रहे हैं और इस वाले को कंसिडर कर रहे हैं। देखो समझो एक बात को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एग्जैक्टली 8th एलिमेंट जो होगा 9 के बाद वो इसी ग्रुप का आएगा, बिकॉज जो नेक्स्ट पीरियड में एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 8 है। तो 9 में अगर तुम 8 ऐड करोगे तो 17, ऐसे ही 8 में 8 ऐड करोगे तो 16, 7 में 8 ऐड करोगे तो 15। सिमिलरली 15 में अगर तुम 18 ऐड कर दो, बिकॉज नेक्स्ट वाले पीरियड के अंदर तुम देख सकते हो 18 एलिमेंट है, तो अगर 15 में तुम 18 ऐड करते हो तो ये चीज तुम्हें नेक्स्ट ग्रुप का एटॉमिक नंबर दे देगा, आई मीन ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देगा। फिर अगर 18 में तुम 18 ऐड करते हो, सॉरी, अगर तुम 33 में 18 ऐड करते हो तो वो तुम्हें ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर 51 दे देगा, एंड सो ऑन। इसमें 32 ऐड करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट मेंबर का मिल जाएगा, इसमें फिर 32 ऐड करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट मेंबर का मिल जाएगा। तो बेसिक रूप से, और ये चीज सबके लिए वैलिड होगा, तुम इस बारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबके लिए ये वैलिड है। अगर तुम 30 को देखो, जिंक को देख लो, जिंक के बाद अगर नेक्स्ट वाले में कितने एलिमेंट है? 18 इसमें ऐड करो जिंक वाले में, तुम्हें इसका नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, इस ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रिक है जो कि तुम अगर याद रख लो तो केवल पहला मेंबर का एटॉमिक नंबर याद होने से तुम्हें नेक्स्ट सारे लोगों का एटॉमिक नंबर तुम निकाल सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला चीज तुम इस तरीके से याद रखो। क्या एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। कई बार तुम्हें एग्जाम में एटॉमिक नंबर नहीं देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पूछ लेते हैं, तो वहां पे तुम्हें एटॉमिक नंबर इस तरीके से तुम्हें निकालना पड़ता है, राइट। मान लो कि तुम्हें आर्सेनिक दे दिया और उन्होंने एटॉमिक नंबर मेंशन नहीं करी, खासकर बोर्ड्स के एग्जाम में, नीट और जेई में वो एटॉमिक नंबर दे देते हैं प्रायः, और नहीं भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोर्ड्स के एग्जाम में खासकर क्या होता है कि तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता है, तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे? तो ऐसे पता करेंगे जैसा मैंने अभी बताया था। नाउ एटॉमिक मास की बात करूं तो देखो यार, एटॉमिक मास जो होता है ना वो ऑलमोस्ट डबल होता है किसके? एटॉमिक नंबर के। क्या हमेशा सबके लिए ये बात ट्रू है? नहीं, सबके लिए ये बात ट्रू नहीं है, लेकिन लोअर वाले लोगों के 20 से नीचे की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट डबल होता है ये, 7 इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, ठीक है।
हाउएवर तुम देख सकते हो कि इसका ये 2 गुना नहीं है, इसका ये 2 गुना नहीं है। तो क्या हमें ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबका याद रखना पड़ेगा? आंसर इज नो। तुम्हें 2 लोगों का एटॉमिक मास यहां याद रखना है, एक तो नाइट्रोजन का और दूसरा फास्फोरस का 31 होता है। ये तुम्हें याद रख लेना है। क्यों? बिकॉज कई बार इनऑर्गेनिक में तो नहीं बट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें फास्फोरस के कई सारे कंपाउंड आएंगे जहां पे तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा, जहां पे कोई और चीज निकालना पड़ेगा और वहां पे तुम्हें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है, एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये पहला 2 लोगों को तुम याद रखो, बाकी लोगों को याद नहीं भी रखने से काम चलेगा यार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है कि पहले वाला जो हमारा पीरियड है उसके अंदर कितना होता है, एक केवल एस होता है। दूसरे वाले पीरियड के अंदर में क्या क्या होता है, एक तो एस भी होता है और पी भी होता है। रूल क्या बताया था, n इज इक्वल टू अगर तुम्हारा n है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, 0 से लेकर के 1 से होते हुए n-1 तक सारे वैल्यूज पॉसिबल है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग केवल 0 वाला बंदा प्रेजेंट है, 2 के करस्पॉन्डिंग केवल 0 वाला और 1 वाला दोनों प्रेजेंट है। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रेजेंट होगा, 0 वाला भी प्रेजेंट होगा, 1 वाला भी प्रेजेंट होगा, 2 वाला भी प्रेजेंट होगा। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या होएगा, 4 0 वाला भी प्रेजेंट होएगा। अगर 4 तुम यहां रखो, n इज इक्वल टू 4 रखो, तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है यार, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और हम जानते हैं कि 0 के करस्पॉन्डिंग s होता है, 1 के करस्पॉन्डिंग p होता है, 2 के करस्पॉन्डिंग d होता है, 3 के करस्पॉन्डिंग f होता है। तो 4 वाले में s भी आएगा, p भी आएगा, 4d भी आता है और 4f भी आता है ना। अब तुम्हें क्या करना था, एनर्जी का लाइन खींचना था। यहाँ पे E इज इक्वल टू 1, कौन सा रूल, E इज इक्वल टू n प्लस एल रूल। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ये वाला वैल्यू n होता है और ये जो s है उसके करस्पॉन्डिंग का जो वैल्यू है ये 0, वो l होता है। तो 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये E इज इक्वल टू 1 का लाइन है। सिमिलरली ये लाइन खींच लो, E इज इक्वल टू 2 का लाइन खींच लो। सिमिलरली E इज इक्वल टू 3 का लाइन खींच लो। और जिसका भी एनर्जी बराबर है, जिनका भी एनर्जी बराबर है वो इस सेम लाइन पे आएगा। इन दोनों में इसका एनर्जी बराबर होगा, E इज इक्वल टू 4 का लाइन हो गया एंड सो ऑन, 5 का लाइन, 6 का लाइन, ऐसे तुम खींच सकते हो। नाउ यू स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन में करेंगे। अभी अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन का 7 होता है, हमें याद रखना है। और इसका कन्फिगरेशन अगर तुम लिखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले किसमें जाएगा, जिसका एनर्जी सबसे कम है। सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s2। उसके बाद 2s2, 7 होता है, 4 जा चुका है, कितना बचा है 3। पी में कितना जा सकता है, मैक्सिमम 6 जा सकता है। हम जानते हैं कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये वाला फॉर्मूला बताया था तुम्हें, 2 into 2l plus 1, ये वाला फॉर्मूला की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक पर्टिकुलर सब ऑर्बिट, सब रीजन, इसको हम ऐसे निकालते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। तो तुम यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो 2, अगर 1 रखोगे p का वैल्यू तो 5, 1 रखोगे तो 3, 2 जा 6, 2 रखोगे अगर d तो 10 और 14, ऐसे आते चला जाएगा। तो ये हमारा किसका कन्फिगरेशन हो गया, ये हमारा नाइट्रोजन का हो गया। सिमिलरली अगर हम फास्फोरस का लिखे तो हम फास्फोरस का 15 होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 8 एलिमेंट है, 8 इसमें ऐड करके ऐसे निकाल लो, 1s2, 2s2, 2p, ये 6 होगा क्या, गलत बात है यार, ये 6 नहीं होएगा। क्या होएगा तुम्हारा, ये 3 ही बचा है यहाँ पे, ये 3 ही जाएगा, यहाँ पे 6 जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी और भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 10 कंप्लीट हो गया। अब हम बोलेंगे 3s2, इस 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s2, फिर 3p में जाएगा, 3p कितना, 3p3, राइट, 3p3। तो ये हो गया इसका कन्फिगरेशन। नाउ अगर अब तुम देखो तो यार ये जो कन्फिगरेशन लिखा गया है ना, ये जो कन्फिगरेशन लिखा गया है ये किसका है, हीलियम का कन्फिगरेशन है, राइट। ये किसका कन्फिगरेशन है, हीलियम का कन्फिगरेशन है। ये कैसे मुझे पता चला, हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 और इसका कन्फिगरेशन लिखूंगा तो 1s2। तो मैं इस वाले चीज को बेसिक रूप से ऐसे भी लिख सकता हूं, हीलियम का कन्फिगरेशन, ठीक है, और उसके बाद 2s2, 2p3, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हीलियम का कन्फिगरेशन। हीलियम के रिस्पेक्ट में क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज सब लोग चाहते हैं कि वो तुम नोबेल गैस को अटेंड कर ले, तो इससे पहले वाला जो जस्ट नोबेल गैस होगा उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली तुम अगर इसका देखो, इसमें 10 है तो ये नियॉन का कन्फिगरेशन है, राइट। ये नियॉन का कन्फिगरेशन है 10, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 3s2, 3p6, 3p3, राइट। ये नियॉन का कन्फिगरेशन और फिर इस तरीके से मैं लिख दूंगा। तो यहां पे जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुम अगर यहां देखो, यहां पे जो तुम्हारे बुक में दिया गया है वो ऐसे ही दिया गया है, राइट। पहले तो हीलियम का कन्फिगरेशन 2s2, 2p3 एंड फिर नियॉन का, फिर आर्गन का। आर्गन क्यों लिया है, तो देखो
हीलियम इससे पहले, नाइट्रोजन से पहले कौन आया है नोबेल मेटल? हीलियम। तो हीलियम कन्फिगरेशन के टर्म में हमने इसको लिख लिया। फॉस्फोरस से पहले कौन आया है? तुम देख सकते हो नियॉन, नियॉन के टर्म्स में लिख लिया। सिमिलरली आर्सेनिक से पहले कौन आएगा? आर्गन, आर्गन के फॉर्मेट में लिख लेंगे, एंड सो ऑन। तुम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ एक और चीज जो मैं तुम्हें यहां बता देना चाहता हूं वो ये है कि यार ये सब क्या लिखा गया है। कई बार लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि ये क्या लिख दिया गया है, ये 3 और ये BE क्या लिखा गया, ये नहीं समझ में आता है। तो देखो यार, ये मैं अभी बताता हूं। देखो ये जो लिखा गया है ये डिफरेंट स्केल की बात करी गई, डिफरेंट स्टेट की बात करी गई है। लेट अस सपोज दिस D, ठीक है। तो तुम यहां पे D पहले सर्च करो। अगर तुम D सर्च करते हो तो तुम देखोगे यहां पे हमारा D है, राइट। तो ये D जो है ना, ये क्या बता रहा है तुम समझो, व्हाइट फॉस्फोरस बता रहा है। मतलब ये जो वैल्यू लिखी गई है मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या बता, किसकी लिखी गई है? व्हाइट फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट लिखा गया है। तो क्या फॉस्फोरस और भी कुछ होता है? रेड फॉस्फोरस भी होता है यार, ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है यार, ठीक है। यहां पे जो ये मेल्टिंग पॉइंट लिखी गई है वो लिखी गई है किसकी? व्हाइट फॉस्फोरस की। सिमिलरली तुम देख सकते हो, अगर मैं B की बात करूं तो B जो है यहां पे है, राइट। और ये B क्या बोल रहा है कि E3 माइनस का वैल्यू लिखा गया। ये जो आयनिक रेडियस लिखा गया है ये N3 माइनस का आयनिक रेडियस लिखा गया। ये जो B यहां पर रखा हुआ है ये P3 माइनस का आयनिक रेडियस लिखा गया है, राइट। ये AS3 माइनस का आयनिक रेडियस लिखा गया है। सिमिलरली तुम देख सकते हो E ग्रे अल्फा फॉर्म एट सम प्रेशर। तो E वाला वैल्यू जो है यहाँ पे है, ये इसका ग्रे फॉर्मेट में, जिस तरीके से यहाँ रेड और ब्लैक फॉर्मेट होता है, इसका भी कई सारा फॉर्मेट होता है, तो इसका ग्रे फॉर्मेट का वैल्यू यहाँ पे लिया जा रहा है। सिमिलरली तुम देख सकते हो सब्लिमेशन टेम्परेचर एंड सो ऑन, जो भी यहाँ पे लिखा गया है, मतलब एक सिंबलाइज किया गया है कि ये जो है वो सिंबलाइज कर दिया है कि ये वाला जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मेट में लिए हैं। लेट सपोज अगर तुम बात करो C की, तो C अगर तुम देखो तो तुम्हें C यहां पे मिलेगा। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि हमने 3+ का लिया है, क्योंकि इस बारे देखो इस समय हमने किसका लिया था? 3- के लिया था, लेकिन SB 3+ का हमने लिया। क्यों? क्योंकि 3- में ये चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये B क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये C क्या सिंबलाइज कर रहा है। अब हम एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी को कि क्या कुछ हमने छोड़ा भी। तो देखो यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की पहली बात करी जा रही है। ऑफ दीज एलिमेंट इज दिस NS2 NP3, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि हाँ ये NP3 होगा, बिकॉज हमने भी लिख के भी देखा और हम पहले के लेक्चर से भी ये बात जानते हैं। S ऑर्बिटल ऑफ दीज एलिमेंट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड P ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। हाफ फिल्ड के बारे में एक बार मैं बात कर लूं जरा। देखो यार, P जो होता है उसके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, राइट। P के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, और अगर ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा पूरा तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली फिल्ड। और अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कंप्लीट नहीं रखता है तो हम इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। ध्यान रखना है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन P में है और 3 ऑर्बिटल ऐसे है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले एक ऑर्बिटल में जाएगा ये, और फिर पेयरिंग शुरू होता है। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो फिर यहां आएगा। शुरू में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों जो ऑर्बिटल है उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट। इस तरीके से फेयरिंग शुरू होती है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, राइट। इसको हम बोलते हैं फुल्ली फिल्ड। तो ये जो P ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो चीजें ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसके बारे में और भी हम डिटेल में बात करेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। दूसरा पॉइंट है एटॉमिक रेडियस। ओके, अब हमने पढ़ाई नहीं करी एटॉमिक रेडियस की, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की पढ़ाई नहीं करी है। तो बेसिक रूप से अगर तुम देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये थी कहानी तुम्हारा इन तीनों की, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब मैं अगले लेक्चर में तुम्हें एक बात बताऊंगा कि यार हाफ फिल्डेड या फुल्ली फिल्डेड चीजें जो हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है।